हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एड्रीनर्जिक सिस्टम का, जिसमें हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स एज वेल एज एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स दोनों को कवर करेंगे। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दोनों को कवर करा था। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक, पहले हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनमें एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि दो टाइप की होती है, इनडायरेक्टली एक्टिंग और डायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्टिंग में भी दो टाइप की ड्रग्स आती हैं, एक होती है जो रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं और एक जो डिस्प्लेसमेंट से काम करती है। ठीक है, और जो आपकी डायरेक्टली एक्टिंग वाली होती है उनमें हम दो टाइप की ड्रग पढ़ेंगे, कैटाकोलामीन और नॉन कैटाकोलामाइन। ठीक है, उसके अलावा हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वैसोमोटर ऑफ डेल। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो अगर आपने कोलिनर्जिक सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, इसकी जो नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, वो अलग अलग रीजन से निकलती है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी नर्व्स निकलती है थोरेको लंबर वाले रीजन से, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है उसकी नर्व्स निकलती है आपकी क्रेनियो सेक्रल वाले रीजन से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था उसमें, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वो एसिटाइल कोलिन होगा, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो नॉरएड्रेनालिन होगा, है ना, जो कि कोलिनर्जिक में दोनों सेम थे। ठीक है, इसके अलावा हमने तीसरा पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होता है इसमें वो लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि नॉरएड्रेनालिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है वो बनता कैसे है और रिलीज़ कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा था, एसिटाइल कोलिन बनाने के लिए सबसे पहले अपटेक ऑफ कोलिन होता है, राइट। फिर वो तो बहुत ईजी था, उसमें हम अपटेक ऑफ कोलिन कर रहे थे, फिर उसको एसिटाइल के साथ मिला रहे थे तो एसिटाइल कोलिन बन रहा था। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एकदम ही डिफरेंट प्रीकर्सर है। ठीक है, तो क्या है इसमें प्रीकर्सर, इसमें प्रीकर्सर है आपका टायरोसिन। ठीक है, क्या है आपका टायरोसिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब सबसे पहले क्या होगा, इस टायरोसिन का अपटेक होगा, तो टायरोसिन न्यूरॉन में आएगा, फिर टायरोसिन से डोपा बनेगा। ठीक है, टायरोसिन से डोपा बनेगा, डोपा से डोपामीन बनेगा, डोपामीन जब सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जाएगा तो नॉरएड्रेनालिन बनेगा, और फिर ये नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, आओ फिर से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, यहाँ पे प्रीकर्सर कौन है, यहाँ पे है टायरोसिन। टायरोसिन से क्या बनेगा, पहले टायरोसिन का अपटेक होगा, टायरोसिन से क्या बनेगा, डोपा बनेगा, डोपा से डोपामीन बनेगा, डोपामीन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जाएगा तो नॉरएड्रेनालिन बनेगा, और फिर नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि टायरोसिन से पहले क्या बनता है, मतलब टायरोसिन का भी कोई प्रीकर्सर होगा, तो टायरोसिन का प्रीकर्सर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो टायरोसिन का प्रीकर्सर क्या है, टायरोसिन का प्रीकर्सर है फिनाइल एलेनिन। ठीक है, टायरोसिन का प्रीकर्सर क्या है, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का अपटेक होता है, फिर वो न्यूरॉन के अंदर आता है, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जाएगा तो नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन का फिर रिलीज़। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक कभी कभी एंजाइम भी पूछ लेता है, तो एक बार एंजाइम भी कर लेते हैं। ठीक है, एक ही एंजाइम हमको याद रखना है जो कि है हाइड्रोक्सिलेज, सब जगह यही काम कर रहा है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो फिनाइल एलेनिन था ना, उससे जब टायरोसिन बना, उसमें जो एंजाइम यूज़ हुआ उसको बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या एंजाइम हुआ, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो क्योंकि टायरोसिन जो हो गया, टायरोसिन इसका मतलब उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मोनो हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, मोनो हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन। ठीक है, अब जो टायरोसिन से डोपा बनता है उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या बोलते हैं, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जो ये एंजाइम है जब ये इस पर काम करता है तो अब मैं डोपा को ये बोल सकती हूँ डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, है ना, ये भी सही है ना, डाई एलेनिन, डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, तो ये फुल फॉर्म होती है आपकी डोपा की। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एनिलिन, फिनाइल
एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना टायरोसिन, ठीक है, जो जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ठीक है। फिर टायरोसिन से बना डोपा, डोपा को बनने के लिए हमारे कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अब पहला एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी था, अब मेरे को हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, ठीक है। होप कि अब आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने नॉरएड्रेनालिन की बात करी, ठीक है। आपने ये सुना होगा एक एड्रेनलिन भी होता है ना, एक एड्रेनलिन भी होता है, एक नॉरएड्रेनालिन भी होता है और एक डोपामीन भी होता है। तो कहीं एड्रेनलिन रिलीज़ होता है, कहीं नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ होता है, कहीं डोपामीन रिलीज़ होता है। तो ये ऐसे कैसे है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका, देखो, अगर किसी न्यूरॉन में डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है, सॉरी हाँ मैंने वो कट कर दिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अगर किसी में डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है किसी भी न्यूरॉन में, तो वहाँ डोपामीन से नॉरएड्रेनालिन बन जाएगा, वहाँ डोपामीन से क्या बन जाएगा, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है, वहाँ डोपामीन से नॉरएड्रेनालिन बन जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और अगर हमें नॉरएड्रेनालिन से भी एड्रेनालिन बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए एक एंजाइम लगता है एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स में। तो यानी कि और जगह आपका नॉरएड्रेनालिन बन जाएगा, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड वहाँ पे क्योंकि एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट है, वहाँ आपका एड्रेनालिन बनेगा, ठीक है। होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको, सिंपल मैंने ये बोला कि जो डोपामीन है उससे नॉरएड्रेनालिन बनेगा तब जब डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नॉरएड्रेनालिन से एड्रेनालिन तब बनेगा जब एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉरएड्रेनालिन तक ही बनता है क्योंकि वहाँ एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर बनता है वो आपका एड्रेनालिन होता है, ठीक है। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि अपटेक ऑफ कोलिन को कोई ड्रग रोकती है ना, कोई ड्रग उसको सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से रोकती है, कोई उसके रिलीज़ को रोकती है। वैसे ही हम यहाँ भी वही ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है, वही मैकेनिज्म पे ड्रग्स पढ़ेंगे, ड्रग अलग होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली ड्रग हमने क्या बोली, एक जो इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, यहाँ पे काम करेगी। दूसरी ड्रग जो इस डोपामीन को इस सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से रोकेगी, वो दूसरी ड्रग होगी। तीसरी ड्रग जो इस नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को रोकेगी। अगर आपको याद होगा, सेम हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में भी पढ़ा था, एक जो आपके अपटेक ऑफ कोलिन को रोक रही थी, बस हाँ ये था कि वो अपटेक ऑफ कोलिन को रोक रही थी, ये टायरोसिन से डोपा को रोक रही है ना। दूसरी वही थी जो सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से रोक रही थी। तीसरी वही थी जो रिलीज़ को रोक रही थी, है ना। इसमें भी सेम मैकेनिज्म पे ड्रग्स काम कर रही है, ठीक है। तो पहली कौन सी, जो आपके टायरोसिन से डोपा बनने को रोकेगी, ठीक है, इसको इनहिबिट करेगी। कौन सा एंजाइम है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। दूसरा डोपामीन को वेसिकल में जाने से रोकेगी, ठीक है। तीसरा इस नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को रोकेगी। तो वो 3 ड्रग्स पहले हम समझ पढ़ लेते हैं कौन सी हैं। वो 3 ड्रग्स हैं आपकी मी टायरोसिन, रिजरपिन, ग्वानिथिडीन, ठीक है। मी टायरोसिन, रिजरपिन और ग्वानिथिडीन, ये रही मी टायरोसिन, रिजरपिन, ग्वानिथिडीन, ठीक है। अब इसको याद करते हैं पिक्चर के साथ, आ जाओ। देखो, सबसे पहली ड्रग हमने क्या पढ़ी, मी टायरोसिन, है ना, मी टायरोसिन। अब कैसे याद रखना है, देखो एक ड्रग आई मी टायरोसिन और एक ये है टायरोसिन। तो ये अब ये कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन सा वाला है, ये बोल रहा है मैं हूँ टायरोसिन, ये बोल रहा है मैं हूँ टायरोसिन, है ना। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि टायरोसिन है कौन सा, इस वजह से वो डोपा नहीं बना पाता है, ठीक है। तो वो इस पे काम कर देता है, इस मी टायरोसिन वाले पे, क्योंकि वो भी यही बोल रहा है मैं टायरोसिन हूँ, ठीक है। तो वो इस पे काम कर देता है, इस पे काम कर दिया तो हमारा काम रुक जाएगा, ठीक है। तो कौन सी ड्रग है, इजी वे क्या हो गया उसको याद रखने का, टायरोसिन है तो मी टायरोसिन, ठीक है। कौन सी ड्रग है, मी टायरोसिन, वो बोल रही है मैं हूँ टायरोसिन, ठीक है, जिस वजह से टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज गलत उसमें काम कर देता है, ठीक हो गया। दूसरी ड्रग है आपकी जो इस डोपामीन को इस डोपामीन को यानी कि नॉरएड्रेनालिन
जो डोपामीन बाहर होता है, फिर जब ये सिनेप्टिकल वेसिकल के अंदर चला जाता है तो नॉरएड्रेनालिन कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो जो इस डोपामीन को अंदर जाने से रोक रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल में जाने से रोक रहा है, उसके लिए हमने कौन सी ड्रग बोली थी? रिजर्पिन, ठीक है, रिजर्पिन। कौन सी ड्रग बोली थी? रिजर्पिन, ठीक है। और जो इसके रिलीज़ को रोकेगा उसके लिए हमने कौन सी ड्रग बोली थी? ग्वानिथिडीन, ठीक है, ग्वानिथिडीन, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ कि अब रिजर्पिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, इसका एक रीज़न है, ठीक है। आओ इसको यहाँ पढ़ते हैं। जो आपका ये होता है ना, ये वाला, ये सिनेप्टिक वेसिकल में एक्चुअली में क्या होता है, इसमें आपके ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे छेद होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर होता है और इनके थ्रू ही ड्रग अंदर आती है, ठीक है। इनको बोलते हैं मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, वीमैट बोलता है। तुमने ड्रग्स भी पढ़ी होंगी, वीमैट ड्रग्स आती हैं, ठीक है, वीमैट बोलते हैं, वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब जैसे तुमने वर्ड में सुना होगा मोनोअमाइन, ठीक है, तो ये सारे मोनोअमाइंस के ट्रांसपोर्ट में अलाउ करते हैं, ठीक है। जितने भी मोनोअमाइन होंगे सबके ट्रांसपोर्ट पे अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कोई ड्रग लगा के इसको स्टॉप कर दूँ, यानी कि इसको ब्लॉक कर दूँ, तो यानी कि सारे मोनोअमाइन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, है ना। सारे मोनोअमाइन मतलब डोपामीन का तो रुका ही रुका, और दूसरा क्या मोनोअमाइन होता है? एक होता है आपका सेरोटोनिन, ठीक है, यानी कि सेरोटोनिन का भी ट्रांसपोर्ट अंदर को रुक जाएगा, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब रेजरपिन ड्रग मार्केट में आई थी ना, जब ये रेजरपिन ड्रग मार्केट में आई थी तो एक चीज़ नोटिस की गई कि इससे ना एक साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, विच इज़ सुसाइड। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे ये ड्रग लेने के बाद, ठीक है। तो पता चला कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने ना सिर्फ डोपामीन का ट्रांसपोर्ट रोक दिया बल्कि 5-HT का ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया, ठीक है। इसने 5-HT का ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया, विच इज़ योर सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन का अगर ट्रांसपोर्ट, अगर ब्रेन में सेरोटोनिन नहीं आ, मतलब अगर न्यूरॉन से रिलीज़ नहीं होगा, सेरोटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, तो ब्रेन डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सुसाइड के बहुत सारे केसेस दिख रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये ड्रग जो हो गई आपकी बैन हो गई थी, रिजर्पिन, ठीक है, ये हो गई थी बैन। तो क्या हुआ, मार्केट में नए न्यू वीमैट-2 इनहिबिटर्स आए, ठीक है, जिनके नाम हैं टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन और वालबेनाजीन, ठीक है, टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन और वालबेनाजीन, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होते हैं? हंटिंगन्स कोरॉइड में यूज़ होता है, और वालबेनाजीन आपके टार्डिव डिस्काइनेसिया में यूज़ होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़रूरी नहीं इनको याद रखना, बट फिर भी टेट्राबेनाजीन और ड्यूटेट्राबेनाजीन हंटिंगन्स कोरॉइड में यूज़ होते हैं, और वालबेनाजीन आपके टार्डिव डिस्काइनेसिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये न्यू वीमैट-2 इनहिबिटर्स ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकते, ये डोपामीन डिप्लीटर है, ठीक है। ये डोपामीन को ही ख़त्म कर देते हैं ताकि वो वेसिकल के अंदर घुसे ही ना, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म अलग है, याद रखना, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर हम फिर से ऐसे वीमैट बनाते जो ट्रांसपोर्ट को रोक देते, मोनोअमाइन के ट्रांसपोर्ट को रोक देते, तो दिक्कत हो जाती। तो ये डोपामीन स्पेसिफिक है, ये सिर्फ डोपामीन के डिप्लीट करेंगे, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीमैट-2 न्यू इनहिबिटर्स कौन से हैं? टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन, वालबेनाजीन। सारे बेनाजीन पे ख़त्म है, टेट्रा और ड्यू, 2 और 4 है ना, ड्यू मतलब 2 करके याद रखना, टेट्रा मतलब 4 करके याद रखना, ठीक है। और एक है वालबेनाजीन, ठीक है, ड्यूबेनाजीन, टेट्राबेनाजीन, वालबेनाजीन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बोली, पहली ड्रग हमने क्या बोली जो यहाँ पे काम करेगी, वो बोलेगी मैं हूँ टायरोसिन, मी टायरोसिन, जो डोपामीन को वेसिकल में जाने नहीं देगी, वो ड्रग याद रखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, अभी भी यूज़ नहीं होती है बट क्वेश्चन आ सकता है। रिजर्पिन है यहाँ पे जो काम करेगी, वो रिजर्पिन है। न्यू वीमैट ट्रांसपोर्टर पूछेगा, डोपामीन को डिप्लीट करता है, टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन, वालबेनाजीन, ठीक है। तीसरी ड्रग जो इस नॉरएड्रेनालिन के इसको सिनैप्स में आने से रोकेगी, उसके ड्रग को क्या बोलते हैं? ग्वानिथिडीन, ठीक है, ग्वानिथिडीन, MRG, मीटायरोसिन, रिजर्पिन, ग्वानिथिडीन, ठीक है। ये वाला पॉइंट होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक और उसमें नहीं होता था, कोलिनर्जिक सिस्टम में आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी, पर इसमें ये होता है, ये रीअपटेक हो जाता है। अगर नॉरएड्रेनालिन का अमाउंट सिनेप्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये उसको वेस्ट ना करके खुद अपने पास वापस ले लेता है, अंदर ले लेता है अपने न्यूरॉन के, ठीक है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये खुद अंदर ले लेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके रीअपटेक को रोक दूँ तो नॉरएड्रेनालिन की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगी सिनेप्स में, है ना। तो वो ड्रग्स जो जिनको हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन के को साइनेप्स में इंक्रीज़ करती हैं,
उसमें से एक ड्रग है कोकेन, ठीक है। तो ये रीअपटेक इनहिबिटर है, समझ गए ना। देखो हमेशा याद रखना, जब हमने कोलिनर्जिक सिस्टम भी पढ़ा था, जो हमने पहले की 3 ड्रग पढ़ी थी वो एंटी काम कर रही थी, है ना। जैसे देखो ये नॉर एड्रेनलिन को सिनेप्स में रोक रही है, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी वो अभी तक इसको नॉर एड्रेनलिन को सिनेप्स में आने से रोक रही थी, ठीक है। जो लास्ट में हमने एक ड्रग पढ़ी विच इज़ योर कोकेन, ये कैसी ड्रग है जो नॉर एड्रेनलिन अगर ज़्यादा हो जाए तो रीअपटेक हो जाता है, बट ये रीअपटेक को रोक रही है, यानी कि नॉर एड्रेनलिन को साइनेप्स में ज़्यादा कर रही है। तो ये मैकेनिज्म इसका ये मत लिख कर आना कि इसी के साथ मत लिख कर आना, ये अलग ड्रग है, ये तीनों अलग ड्रग थी, ठीक है। चलो फिर एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा, हमने सिंपैथेटिक को पहले रिवाइज करा। हमने कहा ये थोरैकोलम्बर पार्ट रीजन से निकलती है। हमने कहा इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वो एसिटाइलकोलिन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज है वो एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, सॉरी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने कहा कि पोस्ट वाला जो होगा वो लॉन्ग होगा और प्री वाला जो नर्व फाइबर होगा वो शॉर्ट होगा, ठीक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है, जिसके लिए क्या यूज़ होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर हमने कहा कि टायरोसिन का अपटेक होता है विच इज़ योर, ठीक है, ठीक है। फिर हाँ सॉरी सिंपल अपटेक होता है, हाँ सॉरी टायरोसिन को क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन। फिर हमने क्या बोला, टायरोसिन जो अपटेक हो गया है उससे डोपा बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। फिर डोपा से डोपामीन बनेगा, डोपामीन वेसिकल में जाएगा, नॉर एड्रेनलिन बनेगा, नॉर एड्रेनलिन का रिलीज होगा, ठीक है। तो जो डोपा बना, डोपा को क्या बोलेंगे फिर, डाई हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमने क्या बोला, जो टायरोसिन की जगह पे कंपटीशन करेगी वो ड्रग क्या हो गई, मी टायरोसिन, वो बोलेगी मैं हूँ टायरोसिन, ठीक है। दूसरी ड्रग जहाँ जो डोपामीन को वेसिकल में जाने से रोकेगी वो हो जाएगी रिजर्पिन, और तीसरी ड्रग जो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को रोकेगी वो हो जाएगी आपकी गुआनेथिडीन। और एक होता है कि नॉरएड्रेनालिन का जब अमाउंट ज़्यादा हो जाता है साइनेप्स में तो उसका रीअपटेक हो जाता है, वो न्यूरॉन खुद उसको अपने पास वापस ले लेता है कि चल तू ज़्यादा मत रह नीचे, ठीक है। तो अगर इसका रीअपटेक रोक दिया तो नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा हो जाएगा साइनेप्स में, और वो करने में कौन सी ड्रग सक्षम होती है, वो ड्रग है आपकी कोकेन, ठीक है, वो ड्रग है आपकी कोकेन। और हाँ, यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, वहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप था कोलिनर्जिक वाले में अपटेक ऑफ कोलिन, यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो है टायरोसिन से डोपा बनना, ठीक है। तो रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे कौन सा है, टायरोसिन से डोपा बनना, ये है रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर हमने न्यू वीमैट-2 इनहिबिटर्स पढ़े थे, टेट्राबेनाजिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन जो कि हंटिंगन में यूज़ होते हैं, और वैल्बेनाजिन जो कि टार्डिव डिस्काइनेसिया में यूज होते हैं। होप कि आपको इतना वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधे रिसेप्टर्स पे, फटाफट ड्रग्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे भी 2 टाइप के रिसेप्टर पढ़े थे हमने, निकोटिनिक, मस्करैनिक। देखो मैं तुम्हें कोलिनर्जिक को और एड्रेनर्जिक को साथ साथ याद दिलाती रह रही हूँ ताकि तुम्हें पुरानी चीज़ें भी याद रहें, ठीक है। वहाँ पे हमने 2 टाइप के रिसेप्टर पढ़े थे, निकोटिनिक, मस्करैनिक। निकोटिनिक में भी हमने 2 पढ़े थे, NN, NM। मस्करैनिक में हमने 5 थे पर मेजर 3 ही पढ़े थे, M1, M2, M3। इसमें भी तुमने सेम वही याद रखना है, बस इसमें वो चेंज होकर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। सारा गेम रिसेप्टर का है। रिसेप्टर तुम्हें याद हो गया अगर, तो तुम इजीली कोई भी ड्रग कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है समझ जाओगे, ठीक है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के 2 रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और बीटा के 3 हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। होप तुम्हें ये पॉइंट याद हो गया होगा कि ये तो ईजी है ना, अल्फ़ा के अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा के बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। अब पहले अल्फ़ा पे बात करते हैं, ठीक है। पहले हम अल्फ़ा पे बात करेंगे। अल्फ़ा कहाँ प्रेजेंट है, तो तुम्हें कैसे याद रखना है, अल्फ़ा 1 जो है वो 3 जगह प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज़ तुम्हें बहुत क्लियरली बता देती हूँ, ठीक है। जब हमने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा था ना, ब्लड वेसल का जिक्र ही नहीं हुआ था, कोई भी ऐसी वो नहीं थी, कोई भी ऐसा वहाँ पे रिसेप्टर नहीं था जो ब्लड वेसल पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं अल्फ़ा और बीटा, यही दोनों प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल पे, ठीक है। तो अब ऐसा था कि हमको ये पता था कि हमने ये पढ़ा था कोलिनर्जिक सिस्टम सिर्फ हार्ट को डिप्रेस करता है और सारे काम को स्टिमुलेट करता है और सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में हमने पढ़ा था ये हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और सारे ऑर्गन्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल तो जब हमने कोलिनर्जिक में नहीं पढ़ी तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स
मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन कैसे होगा? अगर कोलिनर्जिक सिस्टम में ब्लड वेसल होता तो हो सकता था वहाँ डायलेशन हो जाए, तो एड्रेनर्जिक में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। बट क्योंकि दोनों रिसेप्टर इसके, दोनों जो ब्लड वेसल में जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट है वो दोनों अल्फा बीटा यानी कि एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंडर ही आते हैं, तो एक ऑब्वियस सी बात है वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और एक वैसा डायलेशन करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट मैं तुम्हें यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। देखो अल्फ़ा 1 जो है ब्लड वेसल में, अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल में है और बीटा 2 भी ब्लड वेसल में है। ठीक है, बीटा 2 भी दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, ये रहा। ठीक है, बीटा 2 भी ब्लड वेसल में है। तो क्या याद रखना है? अल्फ़ा 1 इज़ इन द ब्लड वेसल, बीटा 2 इज़ ऑल्सो इन द ब्लड वेसल। और ये दो अलग अलग हैं क्योंकि अल्फ़ा 1 है बीटा 2 है, तो ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा 1 वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और बीटा 2 वेसो डायलेशन करता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसको सिंपल याद रखने का तरीका क्या है? A B C D। ठीक है, और 1 2। ठीक है, अल्फ़ा 1 कंस्ट्रिक्शन करेगा, बीटा 2 डायलेशन करेगा। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलिनर्जिक सिस्टम में कोई भी ऐसा हमने रिसेप्टर पढ़ा ही नहीं था जो कहाँ पे काम कर रहा था? ब्लड वेसल में काम कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में कन्फ्यूजन होती है हर बार। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 कंस्ट्रिक्शन करेगा, A B C D, अल्फ़ा 1 2 काउंटिंग भी आती है तुम्हें 1 2। तो अल्फ़ा 1 कंस्ट्रिक्शन करेगा, बीटा 2 डायलेशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, तो आ जाओ पहले अल्फ़ा 1 पढ़ते हैं। अल्फ़ा 1 कहाँ है? एक तो ब्लड वेसल पढ़ दिया हमने। ठीक है, दो जगह और आपको याद रखना है, एक है आई में और एक है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, एक है आई में, एक है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। ठीक है, तो ब्लड वेसल हमने बोला, ब्लड वेसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, अगर तुम्हें आई का याद होगा तो आई हमने कहाँ भाई पढ़ा था? आई हमने कोलिनर्जिक में भी पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या बोला? आई कोलिनर्जिक में क्या कर रहा था? आई कोलिनर्जिक में मियोसिस कर रहा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, तो आई ऑब्वियसली सिंपैथेटिक है तो उल्टा करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे मिड्रियासिस करेगा। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे एक दूसरे से कंपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ब्लड वेसल में तो कॉन्ट्रैक्शन हमने बात कर ली, आई यहाँ पे क्या करेगा? मिड्रियासिस करेगा। ठीक है, मिड्रियासिस करेगा, ये पॉइंट याद रखना। वहाँ पे क्या किया था? मियोसिस किया था। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में अगर तुमको याद होगा हमने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे सारे सिक्रीशंस बढ़ रहे थे। इनफैक्ट यूरिन आउटफ्लो भी बढ़ रहा था कोलिनर्जिक वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज़ होगा आउटफ्लो, डिक्रीज़ होगा आउटफ्लो। ठीक है, डिक्रीज़ होगा आउटफ्लो, यूरिन आउटफ्लो डिक्रीज़ होगा। ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ बता दी तुम्हें। 3 चीज़ क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल में प्रेजेंट है अल्फ़ा 1, दूसरी जगह कहाँ प्रेजेंट है? आई में प्रेजेंट है, और तीसरा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, आई में प्रेजेंट है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट है। ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, आई में प्रेजेंट है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सॉरी हाँ, ब्लड वेसल में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। आई में क्या करेगा? मिड्रियासिस करेगा। और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में आउटफ्लो कम करेगा, यूरिन का आउटफ्लो कम करेगा। ठीक हो गया, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ अल्फ़ा 2 में। अल्फ़ा 2 इज़ द ईजीएस्ट। ठीक है, अल्फ़ा 2 सबसे ईजी वाला है। ठीक है, तो जो अब देखो, एक होते हैं प्री, एक होते हैं पोस्ट। ठीक है, जब तुम न्यूरॉन पढ़ते हो ना, ठीक है, यहाँ पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं ये पोस्ट रिसेप्टर होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर होते हैं। यहाँ अगर इसी जिससे रिलीज़ हो रहा है इसी पे अगर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, ये था पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, पोस्ट। ठीक है, तो अल्फ़ा 2 यहाँ प्रेजेंट है, फिर से बना देती हूँ, अल्फ़ा 2 यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फ़ा 2 जो प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट है वो यहाँ पे ब्रेक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ब्रेक का। मतलब अगर नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ यहाँ से हो रहा है, नॉर एड्रेनलिन यहाँ पे ज़्यादा आ गया, ठीक है, और अगर तुमने कोई और तुम्हारा अल्फ़ा 2 अगर ब्लॉक हो गया, ठीक है, अगर तुमने अल्फ़ा 2 ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो ये ब्रेक लगा देगा, ये इस नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ ही नहीं होने देगा। अब ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। उसके न्यूरॉन के सिनेप्टिक वेसिकल से
साइनेप्स में आने तक जो रिलीज़ है उसको ब्रेक कर देता है, उसको ब्रेक लगा देता है। ये समझ गए? तो ये ब्रेक का मतलब तुम समझ गए। ये क्या करेगा, ये जो नॉर एड्रेनलिन है इसको ब्रेक, इस पर ब्रेक लगा देगा अल्फा 2 जब भी स्टिमुलेट होगा तो, ठीक है। तो नॉर एड्रेनलिन सिनेप्स में नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है। और यही अल्फा 2 अगर पोस्ट सिनेप्टिक में प्रेजेंट है, यही अल्फा 2 अगर पोस्ट साइनेप्टिक में प्रेजेंट है तो ये सिंपल वैसे ही काम करेगा जैसे अल्फा 1 काम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर अल्फा 1 कैसे काम कर रहा था, ब्लड वेसल में कॉन्ट्रिक्शन कर रहा था, आई में मिडरियासिस कर रहा था, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में आउटफ्लो कम कर रहा था, तो ये सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, प्री में कैसे काम करेगा, एज अ ब्रेक की तरह काम करेगा, और पोस्ट सिनेप्टिक में अल्फा 2 वर्क करेगा अल्फा 1 की तरह, ठीक हो गया। अल्फा 2 में ना एक बात और याद रखना है, इसमें प्लेटलेट का भी बहुत, क्योंकि प्लेटलेट में भी कौन से प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 2 प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आए। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कोई भी ये पूछेगा कि कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है तो अल्फा 2 टिक मार के आ जाना है, ये हमेशा सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा 2 किसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो होप को तुम्हें अल्फा के रिसेप्टर समझ आ गए होंगे। अल्फा में हमने क्या बोला, 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 हमने कहा 3 जगह प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल, आई, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आई में मिडरियासिस करेगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में आउटफ्लो कम करेगा यूरिन के, ठीक है। प्री कैसे काम करते हैं, एज अ ब्रेक काम करते हैं। पोस्ट अगर अल्फा 2 प्रेजेंट है तो वो अल्फा 1 की तरह काम करेंगे, ठीक है। चलो अल्फा के तो हो गए, फटाक से अब बीटा के कर लेते हैं। बीटा में तुमने याद रखना है बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है। तो जो बीटा 3 है उसको कर लेते हैं पहले, वो हल्का है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बीटा 3 जो है वो 2 जगह प्रेजेंट है, एक तो आपके फैट सेल्स में प्रेजेंट है, फैट सेल्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या करता है, लाइपोलाइसिस, लिपिड ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जब ये फैट सेल्स से प्रेजेंट था ना, तो मतलब बहुत सारे रिसर्च हुई इस पर, तो इन्होंने कोशिश करी कि अगर ऑब्वियसली जो फैट सेल्स को किल कर सकता है तो वो तो ओबेसिटी कम कर लेगा आराम से, ठीक है। तो इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ऐसी ड्रग्स ढूंढे जो ओबेसिटी को ठीक कर सके, बट इनको कोई ऐसी ड्रग नहीं मिली जो ओबेसिटी को ठीक कर सके, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना, इसमें कोई ड्रग नहीं है, सिर्फ फैट सेल्स लाइपोलिसिस करता है बीटा 3 की हेल्प से, बस ये वाला पॉइंट याद रखना है इसमें, ठीक है। पर ये ड्रग ढूंढते ढूंढते इनको एक चीज़ और मिल गई कि यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट है ये बीटा 3। बीटा 3 कहाँ भी प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो जब भी बीटा 3 यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट जो है, तो अगर जो इसलिए यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट तो उन्होंने दवाइयाँ ढूंढी, ठीक है। तो ये बीटा 3 जो एगोनिस्ट होती है, ठीक है, जो कि किस में यूज़ हो सकती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप तुम्हें एक बात याद आ रही होगी, हमने ये पहले भी पढ़ा है ओवर एक्टिव ब्लैडर। अगर तुम्हें याद होगा कोलिनर्जिक सिस्टम में, जिसमें जो M3 वाला होता है रिसेप्टर जो कि ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, ब्लैडर में ये क्या करता है, आउटफ्लो को बढ़ाता है, कोलिनर्जिक सिस्टम। तो जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स थी ना, जो हम ब्लैडर में यूज़ कर रही थी, क्यों, ताकि ओवर एक्टिव ब्लैडर कम हो सके, ओवर एक्टिव ब्लैडर कम हो सके, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए तुम्हें याद होगी ड्रग पढ़ी थी हमने, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने कैसे याद करा था, सोलेफिनेसिन सॉफ्ट ब्लैडर करके याद करा था, सोलेफिनेसिन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, ठीक है, टॉलटेरिडोन, है ना, ये सारी ड्रग्स पढ़ी थी हमने। तो उनमें आप 2 ड्रग और उनमें 2 ड्रग ऐड कर लो, बट याद रखना वो एंटी कोलिनर्जिक्स हैं और ये एड्रीनर्जिक है, एंटी एड्री नहीं है, एड्रीनर्जिक है। क्यों एड्रीनर्जिक है, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिन आउटफ्लो को वैसे भी कम ही करता है ना। तो सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिन आउटफ्लो को कम करता है, तो हम ये वाली ड्रग्स यूरिनरी ब्लैडर के एगोनिस्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर, जब ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ड्रग इन्होंने बनाई है नई, वो ड्रग है आपकी मीरा बैग्रॉन, अभी बैग्रॉन वाली है, ठीक है, बैग्रॉन, ठीक है। बैग्रॉन BE से क्या हो जाएगा, ब्लैडर पे काम कर रही है, बीटा है, बीटा 3 एगोनिस्ट है, ब्लैडर पे काम कर रही है, ठीक है। 2 ड्रग हो गई आपकी मीरा बैग्रॉन और वी बैग्रॉन, मीरा बैग्रॉन वी बैग्रॉन। तो बीटा 3 आपको क्या याद रखना है, सिंपल याद रखना है, बीटा 3 जब इन्होंने ढूंढा था तो इनको पता चला था फैट सेल्स पे प्रेजेंट है, तो इन्होंने सोचा कि फैट सेल्स पे प्रेजेंट है, लिपोलिसिस करता है, तो क्या मिल जाएगी, ओबेसिटी की ड्रग्स मिल जाएगी, लेकिन कोई ड्रग नहीं बना पाया अभी तक, ठीक है। तो अब
इन्होंने फिर जब इनको ज़्यादा ढूंढने पे ये मिला कि ये यूरिनरी ब्लैडर को भी स्टिमुलेट कर रही है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर पे एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, आउटफ्लो को कम करेगा, है ना। तो आउटफ्लो को कम करने में कहाँ यूज़ हो सकती है ड्रग, ये ओवर एक्टिव ब्लैडर में यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग आती है इसमें, मीराबैग्रॉन, वीबैग्रॉन, मीराबैग्रॉन, वीबैग्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें याद हो, ठीक है। तो हमने पहले जो निमोनी पढ़ी थी वो पढ़ी थी सॉफ्ट ब्लैडर करके, है ना। अब इसमें बस एक ये लाइन ऐड कर लो, मेक्स वेरी ब्लैडर सॉफ्ट, ठीक है। मेक्स वेरी, एम से क्या हो जाएगा मीराबैग्रॉन और वी से हो जाएगा वीबैग्रॉन, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने बीटा थ्री हल्का था, इसको साइड में करो। अब इसको ज़्यादा, इसको कहीं और नहीं पढ़ेंगे, हमने ड्रग्स भी यहीं पढ़ दी, ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बीटा 1 और बीटा 2 पे, ठीक है। तो हमने M1 M2 M3 को कैसे पढ़ा था, कैसे याद करा था, मतलब हमने बोला था क्या बोलते पहले खाओ फिर दिल लगाओ और बाकी काम बाद में, ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर सारे रिसेप्टर जो M3 में प्रेजेंट थे, खाने वाला यानी कि स्टमक वाला रिसेप्टर M1 में प्रेजेंट था और M2 पे क्या प्रेजेंट था, हार्ट, ठीक है। अब बीटा 1 और बीटा 2 कैसे याद रखना है, इसमें ऐसे याद रखना है कि एक हार्ट है, ठीक है, दिल एक है और लंग्स 2 हैं, ठीक है। तो बीटा 1 एक हार्ट है और लंग्स 2 हैं। वैसे भी अगर तुम्हें सिर्फ हार्ट याद हो गया कि बीटा 1 पे है, तो और सारे तो वैसे भी बीटा 2 में ही हैं, ठीक है। तो तुम्हें मेन क्या याद रखना है कि एक हार्ट है, तो हार्ट हो गया। और इसमें एक और याद रखना है जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी जो कि क्या रिलीज़ करते हैं, रेनिन रिलीज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें ये पता होगा तब तुम्हें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, डायरेटिक्स में ईजी पड़ेगा ये सब, ठीक है। जेजी सेल्स ऑफ किडनी से क्या रिलीज़ होता है, रेनिन। और ये क्वेश्चन तो बी फार्मा में इतना पूछा जाता है कि जेजी सेल्स ऑफ किडनी से क्या रिलीज़ होता है, रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज़ होता है, जेजी सेल्स ऑफ किडनी से, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है, 2 जगह प्रेजेंट है, हार्ट में और जेजी सेल्स ऑफ किडनी। एक ही दिल एक होता है, ठीक है, एक दिल होता है, वो अलग बात है, बहुत लोगों पे आ जाता है, पर दिल एक ही होता है। तो हार्ट एक ही है और जेजी सेल्स ऑफ किडनी से रेनिन रिलीज़ होता है, ठीक है। बीटा 2 अब सब जगह प्रेजेंट है, और जितनी जगह बची वहाँ पे बीटा 2 प्रेजेंट है, जैसे कि ब्रोंकस हो गया, जीआईटी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूट्रस, ब्लड वेसल, स्केलेटल मसल, लिवर, ठीक है। इतनी सब जगह आपका बीटा 2 प्रेजेंट है। एक पॉइंट मैंने आपको फिर से याद दिला दूँ, यहाँ जो ब्लड वेसल है ये डायलेशन करेगी, डायलिटेशन करेगी, वहाँ पे ब्लड वेसल ने क्या करा था, कॉन्ट्रैक्शन करा था, कहाँ पे, अल्फा 1 पे, ठीक हो गया। तो होप कि आपको सारे रिसेप्टर याद हो गए हों। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आता है। अल्फ़ा 1 कहाँ का प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स आई, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ब्लड वेसल्स आई, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अल्फ़ा 2 ब्रेक के प्री वाला ब्रेक की तरह काम करेगा, पोस्ट वाला अल्फ़ा 1 की तरह काम करेगा। और एक और मैंने तुम्हें बात बताई कि कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लेटलेट, याद रखना, ठीक है। फिर बीटा 1 पे आ जाते हैं। बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में और जीजी सेल्स ऑफ किडनी में। बीटा 2 प्रेजेंट है सब जगह, ब्रोंकस, जीआईटी, ब्लैडर, यूट्रस, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल्स, लिवर, सब जगह। और बीटा 3 हमने बोला था प्रेजेंट तो फैट सेल्स पे है, पर सेल्स में कुछ कर नहीं रहा हो, मतलब वैसे ड्रग हम नहीं बना पाए, लिपोलिसिस कर रहे हैं पर कुछ ड्रग नहीं बना पाए हम। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर पे काम कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम स्टिमुलेट कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ओवर एक्टिव ब्लैडर ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो यूरिन आउटफ्लो को कम करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिन आउटफ्लो को कम करता है, तो यहाँ पे ओवर एक्टिव ब्लैडर ठीक कर सकता है। 2 ड्रग पढ़ी हमने, वीबैग्रॉन और मीराबैग्रॉन। चलो ये देखो, ये वही बात है, मैंने जो प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक तुम्हें ऊपर समझा दिया था, ठीक है। अच्छा चलो ये देख लेते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा डिक्रीज़ करता है यहाँ पे, मतलब यूरिन आउटफ्लो को डिक्रीज़ होते हैं यहाँ पे। बट एक जगह आपको याद रखना है, ये ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया में, ठीक है। BPH में ये वाली ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। चलो ये बात आगे पढ़ेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पे। होप कि तुम्हें एड्रेनर्जिक रिसेप्टर समझ आ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने जो बीटा 2 पढ़ा था ना, एक बार उसको ढंग से एक और बार उनको थोड़ा बड़े में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बीटा 2 में हमने क्या बोला, हमने पहले बात करी कि ब्रोंकस की, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर याद होगा, जब तुमने कोलिनर्जिक सिस्टम, अगर वो वाली वीडियो देखी होगी, नहीं भी देखी होगी, चलो एक बात बता देती हूँ। कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे सिर्फ हार्ट डिप्रेस होगा और हर चीज़ स्टिमुलेट होगी, तो वहाँ पे ब्रोंकस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, ब्रोंकस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होगा, सिंपल ब्रोंको डायलेशन होगा, ठीक है। अब ब्रोंको डायलेशन होगा तो हम खुद सोचो, ब्रोंकस डायलेट हो रही है, तो हम ये ड्रग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये ड्रग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रग हम ऑब्वियसली एस्थमा में यूज़ कर सकते हैं,
एज़मा में यूज़ कर सकते हैं और COPD में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेशन और ये ड्रग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज़मा और COPD में। ये ड्रग्स वही हैं बट ये हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इतना मत देखो इस वाले चीज़ को। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट GIT में क्या करेगा। अब देखो सिंपैथेटिक में यही याद रखना, ये हार्ट इसने स्टिमुलेट कर दिया है, वो भी ढंग से पढ़ेंगे हम हार्ट कैसे स्टिमुलेट करा है। उसके अलावा हर जगह डिप्रेस ही कर रहा है, मतलब हर जगह डिप्रेस ही समझो, मतलब स्टिमुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ब्रोंकस को अगर स्टिमुलेट किया जाए तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट डिप्रेस किया जाए तो डायलेशन होता है। ठीक है, GIT को कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अगर GIT को स्टिमुलेट किया जाए तो डायरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये डिप्रेस कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, ब्लैडर में यूरिन आउटफ्लो कम कर देगा, कोलिनर्जिक यूरिन आउटफ्लो बढ़ा रहा था। ठीक है, यूट्रस को रिलैक्स कर देगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन कर देगा, स्केलेटल मसल्स में। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ये वाला पॉइंट बताना है। ये तो तुम समझ गए, ब्रोंकस में ब्रोंकोडाइलेशन, GIT में कॉन्स्टिपेशन करेगा, ब्लैडर में आउटफ्लो कम कर देगा यूरिन का, यूट्रस रिलैक्स, ब्लड वेसल डायलेशन, है ना, सब चीज़ मज़े में। स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है B2 स्पिंडल फाइबर्स में, जहाँ पे क्या है, कॉज करता है ट्रेमर्स कॉज करता है। ठीक है, ट्रेमर्स कॉज करता है। जब भी तुम किसी शेर को देखते हो, जब तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो तुम्हें होता है रन, तो उस टाइम तुम्हें ऐसे होता है ना, ट्रेमर्स होते हैं, राइट। जब तुम्हारा कोई वाइवा लेने एग्जामिनर आता है तो तुम्हें ट्रेमर्स होते हैं ना, क्योंकि तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट हो गया होता है, तो तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, है ना, ट्रेमर्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में तुम्हें क्या रखना है, ट्रेमर्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लिवर। अभी हम सबसे पहले लिवर ही पढ़ेंगे कि लिवर में कैसे होता है काम, क्या होता है। ठीक है, और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अल्फ़ा कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है और बीटा को डायलेशन कर रहा है, तो एग्जैक्टली नेट इफेक्ट किसका आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये वाला समझते हैं। ठीक है, अब तुम जैसे इमेजिन करो, यही वाला इमेजिन करते हैं कि तुम्हारे सामने कोई शेर आ गया। ठीक है, तुम्हारे सामने कोई शेर आ गया। अब तुम खुद ये सोचो, जब तुम्हारे सामने कोई शेर आ गया तुम क्या करोगे, तुम भागोगे, तुम जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागोगे। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, जब तुम भाग रहे हो तो तुम्हें कौन कौन से पार्ट में ब्लड चाहिए, और कौन कौन सा पार्ट अगर उतना ब्लड नहीं भी आ रहा है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम्हें सबसे ज़्यादा ब्लड उस टाइम पे स्केलेटल मसल्स और हार्ट पे चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम भाग रहे हो तो तुम्हारे स्केलेटल जो तुम्हारी मसल्स हैं, मसल्स की वजह से तो भाग रहे हो, है ना, तो तुम्हें वो मसल्स उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उस टाइम पे वहाँ पे ब्लड होना चाहिए खूब सारा। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे हार्ट पे ब्लड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हार्ट पंप कर रहा है हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पे क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ब्लड होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, β2 यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे β2 ज़्यादा होता है। अब देखो, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स है तुम्हारे, स्किन में सोचो, तुम पे स्किन पे इस टाइम पे अगर तुम्हारी ब्लड वेसल ज़्यादा भी होगी तो तुम क्या करोगे यहाँ पे ब्लड लेके। स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड की क्या ज़रूरत है उस टाइम पे, है ना, नहीं है ना। सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत कहाँ पे है, स्केलेटल मसल्स पे और हार्ट पे ज़रूरत है। ठीक है, तो इस वजह से α1 यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्लड वेसल जो β2 जो होती है वो स्केलेटल मसल और हार्ट पे होती है, तो जैसे ही तुम्हें भागना होता है तो यहाँ पे वेसल डायलेट हो जाती है। तो जब वेसल डायलेट होती है तो ब्लड का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है इन एरियाज़ में। ठीक है, स्किन इंटरनल ऑर्गन में तुमको ज़्यादा ब्लड चाहिए ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे α1 ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जब α1 प्रेजेंट होता है, तुम भाग रहे हो तो इन जगह पे ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो यहाँ कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और वो ब्लड कहाँ डायलेट हो रहा होता है, स्केलेटल मसल्स और हार्ट पे, जहाँ जिसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और CNS का क्या भाई, CNS तो हमने पढ़ा ही नहीं। CNS का सिंपल है, CNS में चाहे तुम रिलैक्स रहो, चाहे तुम सिंपैथेटिक सिस्टम जो तुम्हारा एक्टिव है, जब तुम भाग रहे हो कूद रहे हो, सब टाइम पे CNS में तुम्हें जितना ब्लड नॉर्मल होता है उतना चाहिए ही चाहिए, तुम कभी कम नहीं कर सकते CNS में ब्लड। ठीक है, तो CNS अनएफेक्टेड है, वहाँ पे ब्लड उतना चाहिए होगा ही होगा जितना चाहिए। ठीक है, इन जगह पे कम ज़्यादा हो सकता है। तो स्किन को उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, तुम क्या करोगे उस टाइम, इतने गोरे दिख के, लाल भटूरे जैसे दिख के, है ना। तो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स में उस टाइम पे इतना ब्लड नहीं चाहिए होता, इस वजह से α1 यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स का। तो सारा ब्लड किस तरफ जा रहा होता है, स्केलेटल मसल्स और हार्ट पे जा रहा होता है, जिसको उस टाइम पे ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वेसो डायलेशन होता है।
जहाँ इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिसेप्टर कौन से मिलते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लिवर पे। लिवर का सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या अफेक्ट, लिवर पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, लिवर कैसे हेल्प करता है सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से जो लिवर पे अफेक्ट आता है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब सिंपल है, देखो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में एक तुम समझ गए होंगे, हाइपो में ग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम हो गई और हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब हमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, सिंपल सा है भाई, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा डेंजरस है। अगर 1 मिनट के लिए भी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो बंदा कोमा में जा सकता है। ठीक है, और अगर तुम हाइपरग्लाइसीमिया की बात करो तो तुमने देखे होंगे भाई ऐसे लोग जो जिनकी 300 400 शुगर होती है लेकिन वो फिर भी ऐसे ही घूम रहे होते हैं, मस्त उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी शुगर बढ़ रखी है, जब तक वो डायग्नोज नहीं कराते। फिर उनके सिम्टम्स आने लगते हैं, ये खराब वो खराब होने लगता है, तो अलग धीरे धीरे तब पता चलता है ना। पर हाइपरग्लाइसीमिया में भी इंसान बहुत टाइम तक आराम से घूमते फिरते रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया अगर 1 मिनट के लिए भी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया बॉडी में तो बंदा कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना, कुछ कुछ सिंपैथेटिक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे किसी बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसका बीटा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा और उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट बीट एकदम बाहर तक सुनाई देती है। ठीक है, पैल्पिटेशंस बढ़ गए। ठीक है, बीटा 2 बढ़ जाएगा, तो बीटा 2 हमने स्केलेटल मसल से पढ़ा था ना, तो ट्रेमर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, और एक और तुम्हें याद होगा, अगर तुमने कोलिनर्जिक वाला लगाया होगा ना वीडियो, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक एक्सेप्शन होते हैं, वो थोरैकोलम्बर से निकलते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें प्री में भी पोस्ट में भी एक ही न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है जो कि है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जिस वजह से हम उसको क्या बोल रहे थे, इसको सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक बोल रहे थे, है ना। तो M3 की वजह से स्वेटिंग भी होने लगेगी। तो ये 3 सिम्टम्स मैंने क्या बताए। अगर कोई हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट मतलब कोई बंदा है जो उसको बहुत हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ये वार्निंग सिम्टम्स मिलने लगेंगे। इनको बोलते हैं वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। क्या क्या होने लगेगा, बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पाल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बीटा 2 की वजह से ट्रेमर्स बढ़ जाएंगे और M3 की वजह से स्वेटिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, वार्निंग सिम्टम्स है। तो भाई इन वार्निंग सिम्टम्स से क्या है, ये वार्निंग सिम्टम ये बोल रहे हैं भाई शुगर खा ले, तू शुगर खा ले, शुगर खा लेगा तो तेरी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ के तू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वार्निंग सिम्टम्स है। ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो, एक हाइपोग्लाइसीमिया, इतना डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया किस में ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है डायबिटिक पेशेंट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट है जो एंटी डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहा है, जो एंटी डायबिटीज़ ड्रग्स खा रहा है। ठीक है, तो उसमें ही ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एंटी डायबिटिक हो सकता है, इतना ज़्यादा हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा प्लाज्मा में आ गई हो कि उसने इंसुलिन का लेवल बहुत कम कर दिया, है ना, तो तुम्हारी शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ये रिस्क किसके साथ होता है, ये रिस्क होता है उन पेशेंट के साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, उनके साथ ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी डॉक्टर के पास ऐसे बच्चे ऐसे लोग जब डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर इनको ड्रग्स देता है तो वो इनको एक कुछ लाइफ सेविंग एडवाइस देता है। जैसे कि वो पहले ये बोलते हैं कि स्किप नहीं करना मील्स। देखो वैसे ही तुम ऐसी ड्रग्स खा रहे हो जो कि तुम्हारे बॉडी में शुगर के लेवल को कम कर रही है। ठीक है, और अगर तुम इसके साथ अगर तुम मील्स भी लेना छोड़ दो, अगर तुम खाना भी छोड़ दो, तो जितना शुगर तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा होना था वो भी नहीं होगा, तो तुम्हें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स लेने से पहले क्या करना है, खाना ज़रूर खाना है, स्किप नहीं कर सकते आप इसमें मील। ठीक है, उसके अलावा हमेशा अपने पास कोई ना कोई मीठी चीज़ रखनी है, कोई शुगर या बिस्किट रखना ही रखना है। जैसे अगर कभी ऐसे सिम्टम्स आने लगे तो सीधे मीठा खा लेना है। ठीक है, ये लाइफ सेविंग एडवाइस डायबिटिक पेशेंट को बहुत देना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी को ये सिम्टम्स आ गए तो ऐसा हो जाएगा कि बंदा सीधे कोमा में चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म ही ऐसा है कि वो कोई भी चीज़ को सही करने की पहले पूरी कोशिश करता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमारे बॉडी का कैसा सिस्टम है कि वो कोई भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है,
तो जब भी ऐसे वार्निंग सिम्टम्स हमारी बॉडी को मतलब जब हमारी बॉडी देती है वार्निंग सिम्टम, पहले तो हमें वार्निंग सिम्टम समझ जाके कोशिश करनी है कि बंदा बिस्किट या कुछ मीठा खा ले। पर अगर बंदा नहीं खाता है तब उसका जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है लिवर पे, वो काम करना शुरू करता है। बीटा 2 रिसेप्टर लिवर में काम करना शुरू करता है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो क्या करने लगता है, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोडक्शन शुरू करता है और ग्लाइकोजिनेसिस का प्रोडक्शन कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ग्लूकोज बनाना शुरू करता है, ठीक है। कैसे, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, और ग्लूकोज को, नियोजेनेसिस का क्या मतलब है, प्रोटीन फैट्स इनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ठीक है। और ग्लाइकोजिनेसिस करने लगता है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक, ठीक है, समझ गए। तो क्या दो काम क्या करते हैं, एक तो वो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोजेनेसिस करता है, यानी कि ग्लूकोज बनाता है, और डिफरेंट उससे यानी कि प्रोटीन्स फैट्स इनसे भी ग्लूकोज बनाने लग जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ऑल इन ऑल ग्लूकोज बॉडी में इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है हमारा लिवर, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। वो कोशिश करता है कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिवर्सल कर सके, ठीक है। इसलिए ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डायबिटिक पेशेंट में। ये सिम्टम्स से ही पता चलेगा कि कोई पेशेंट जो है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तो अगर तुम सोचो, ये सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, बीटा के स्टिमुलेट होने से आ रहे हैं। अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दी तो ये सारे जो वार्निंग सिम्टम्स हैं ये तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये बंद हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि बंदा हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, ठीक है। ये इसलिए ये बहुत डेंजरस है। इसलिए बीटा ब्लॉकर जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ऐसे पेशेंट पे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें बीटा ब्लॉकर, मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसे बीटा ब्लॉकर चल रहे हैं तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो सिम्टम होगा वो स्वेटिंग होगा, ठीक है। क्योंकि बीटा ब्लॉकर है ना, बीटा के सिम्टम्स को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन M3 को तो नहीं कर सकता, मस्करैनिक को तो नहीं कर सकता, तो ठीक है। तो वो वाला सिम्टम मस्करैनिक से रहता है, तो स्वेटिंग सिर्फ दिखने लगती है ऐसे लोगों में। उसके अलावा पाल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, ये सब बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर ऐसे उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस। बंदे को पता ही नहीं चल रहा है उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं डायबिटिक पेशेंट में, ठीक है। होप कि तुमको ये वाली पॉइंट समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने लिवर का थोड़ा समझा था कि कैसे वो हाइपोग्लाइसेमिक, अगर कोई बंदा हाइपोग्लाइसेमिक हो गया तो कैसे बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट खुद ही इंक्रीज़ करने लग जाता है, क्योंकि उसका भाई काउंटर मैकेनिज्म है। बॉडी हर चीज़ को खुद से ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। सिम्टम्स के वजह से, अगर सिम्टम में बंदे ने बिस्किट ले लिया या कुछ मीठा ले लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया तो फिर लीवर अपना काम करता है। और लीवर का क्या काम है यहाँ पे, लीवर का काम यहाँ पे है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ें वो करवाता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ करता है, और ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब को इनहिबिट करता है, का मतलब है ग्लाइकोजन को नहीं बनने देता। तो ये उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है और ग्लाइकोजन बनने नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज बनता है फ्रॉम फैट्स, प्रोटीन्स, डिफरेंट उनसे ग्लूकोज बनवाता है, ठीक है। तो ये काम करता है। चलो, होप कि तुम्हें थोड़ा लिवर का भी समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंस है। अब आ जाते हैं हम एड्रेनर्जिक की ड्रग्स पे, ठीक है। एड्रेनर्जिक की ड्रग्स सिंपल, हम इसको दो उसमें डिवाइड कर देते हैं एड्रेनर्जिक की ड्रग्स को। कोलिनर्जिक में भी हमने यही करा था, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। अब डायरेक्टली एक्टिंग वो ड्रग्स होंगी जो रिसेप्टार्स पे काम करेगी, जो अल्फ़ा पे काम करेगी, जो बीटा पे काम करेगी, वो होती है आपकी डायरेक्टली एक्टिंग, ठीक है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स वो होती हैं जो आपकी या तो वो रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, हमने बोलते ना दो तरीके से काम करेगी, या तो रीअपटेक को इनहिबिट कर देगी, जैसे कोकेन पढ़ा था हमने पिछले उसमें, है ना, और या फिर क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे इस नॉरेड्रेनालिन को खुद मतलब इस नॉरेड्रेनालिन को डिस्प्लेस कराएगी, स्नैप्स में भेजेगी और खुद यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल में आ जाएगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कौन से वाले, इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले, ठीक है। और डायरेक्टली एक्टिंग पे तो
जो डायरेक्टली इन रिसेप्टर पे काम करेगी उनको हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जो इनडायरेक्टली काम करती है, ठीक है। जो ड्रग इनडायरेक्टली काम करती है वो हमने क्या बोला, 2 तरीके से काम करेगी, या तो रीअपटेक करेगी या डिस्प्लेसमेंट करेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं रीअपटेक में। तो रीअपटेक के लिए हमने पीछे भी एक ड्रग पढ़ी थी जो कि थी कोकेन, ठीक है। जहाँ पे भी केन लिखा रहता है ना, वो तुम्हें याद होगा लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, जैसे कि लिडोकेन, लिग्नोकेन, है ना, लिडो लिग्नो एक ही होता है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स जो होती हैं केन्स में जो ख़त्म होती हैं, ये क्या करती हैं, लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी केन में है तो ये भी एज अ लोकल एनेस्थेटिक काम करती होगी, ठीक है। बट सारी लोकल एनेस्थेटिक में एक पॉइंट होता है कि वो वेसो डायलेशन कॉज करती हैं, ठीक है। सारी लोकल एनेस्थेटिक वेसो डायलेशन कॉज करती है। ये एक अकेली लोकल एनेस्थेटिक है, यानी कि कोकेन है, जो कि कंस्ट्रिक्शन करती है। तो कंस्ट्रिक्शन करेगी तो यानी कि बीपी बढ़ाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट होगी तो क्या करेगी, बीपी बढ़ाएगी, ठीक है। तो सी से कोकेन है, सी से कंस्ट्रिक्शन, याद रखना, ठीक है। तो कोकेन क्या करेगी, कंस्ट्रिक्शन करती है, ठीक है। अब कोकेन के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है। पहली बात कि एक एडिक्टिव ड्रग है कोकेन, तुमने सुना ही होगा, एडिक्टिव ड्रग है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोकेन बग्स फील होते हैं, ठीक है। कोकेन बग्स का हेल्यूसिनेशन है ये, मतलब इंसान को ऐसा लगेगा कि उसके हाथ पैर पे ऐसे बग्स चल रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ चल रहा है उनके हाथ पैर पे, असली में नहीं चलता, बस ऐसा लगता है, हेल्यूसिनेशन है, ठीक है। इसलिए टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन उसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा फील होता है कि कुछ चल रहा है बट कुछ नहीं होता। परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नहीं है लेकिन परसीव ऐसा हो रहा है जैसे कुछ चल रहा है बॉडी पे, ठीक है। तो ये एडिक्टिव ड्रग है और ये क्या करती है, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन कॉज कर सकती है। ऐसा लगता है कोकेन बग्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कोई बग बॉडी पे चल रहा है, ठीक है। अगर इसकी ओवरडोज हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स और देखने को मिल सकते हैं, अल्सर्स और स्क्रैच मार्क्स, ठीक है। अल्सर्स स्क्रैच मार्क्स का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपकी बॉडी पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चल रहा है तो आप बार बार वहाँ पे खुजली करने की कोशिश करोगे, है ना। तो इस वजह से ऐसे लोगों में बहुत से स्क्रैच मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बीपी बढ़ जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और मिड्रियासिस भी देखने को मिलता है, ठीक है। मिड्रियासिस भी देखने को मिलता है। ये क्या है, सारे सिंपैथेटिक के ही सिम्टम्स हैं तो सारे, है ना। उसके अलावा एजिटेशन, अग्रेशन, गुस्सा, ऑब्वियसली बात है आपको बॉडी में कुछ चल रहा है, फट नहीं रहा है तो अग्रेशन तो आएगा ही, है ना। तो अग्रेशन भी आने लगेगा, ठीक है। तो कोकेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोकेन में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एक तो ये अलग है सारे लोकल एनेस्थेटिक से क्योंकि कंस्ट्रिक्शन करता है, बीपी बढ़ाता है, एडिक्टिव ड्रग है, कोकेन बग्स जैसा फील होता है, ठीक है, हेलुसिनेशन होता है। ओवरडोज हो गई अगर तो ओवरडोज हो गई तो अल्सर, स्क्रैच मार्क्स हो सकता है, एजिटेशन, अग्रेशन होता है, हार्ट रेट, बीपी बढ़ाता है, मिड्रियासिस कॉज करता है। सॉरी, ठीक है। तो ये वाली ड्रग कौन सी थी आपकी, कोकेन। अब आती है जो डिस्प्लेसमेंट से काम करती है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट से ड्रग्स काम करती हैं उनमें से जो आती है उसको बोलते हैं हम टायरामीन, ठीक है। अभी कैसे काम करती है डिस्प्लेसमेंट से ये समझते हैं। देखो, जैसे नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन है तो 100 मॉलिक्यूल्स नॉरएड्रेनालिन के हैं, ठीक है। अगर ये इतने निकल गए, समझो एक टाइम पे 50 निकलते हैं तो एक टाइम पे 50 नॉरएड्रेनालिन के निकल गए, ठीक है। तो अब कितने बचे यहाँ पे, 50 बचे, यहाँ पे कितने बचे, 50 बचे, ठीक है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं नॉरएड्रेनालिन के और 50 रिलीज़ हो गए तो अब यहाँ पे 50 बचे, ठीक है। तो फिर ये हम टायरामीन के 50 और देंगे ताकि ये फिर से 100 हो जाए और फिर अब यहाँ से 50 नॉरएड्रेनालिन फिर से रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट का काम करते हैं, समझ गए, ठीक है। बट अब क्वेश्चन ये है, तो अगर ये तो इतनी जल्दी ही, अब तो हो गया नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ हो गया, 50 थे उसके बचे हुए, ठीक है। अब फिर से हम 50 देंगे तो अब तो 100 के 100 टायरामीन ही हो गया, है ना। तो अब सारे टायरामीन हो गए तो अब तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, है ना।
तो ऐसी ड्रग्स यूजुअली जल्दी कॉज कर देती हैं टॉलरेंस, इसलिए इन ड्रग्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या करती हैं, टैकीफाइलैक्सिस करती हैं, ठीक है। ये टैकीफाइलैक्सिस करती है, इनके इन ड्रग्स से बहुत जल्दी टॉलरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स बहुत जल्दी टॉलरेंस कॉज कर देती है। ऑब्वियसली बात टॉलरेंस हो गया, अब तो सारी की सारी ड्रग, टायरामीन ही बची उसके बाद 100 के 100, ठीक है। अब 100 रिलीज़ होंगी, है ना। तो ऐसे ड्रग्स बहुत जल्दी टॉलरेंस करती है, ठीक है। टायरामीन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि टायरामीन चीज़ रिएक्शन करता है। चीज़ रिएक्शन तो आपको पता ही होगा। चीज़ रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ रिएक्शन में जब भी हम टायरामीन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि इस टायरामीन को ब्रेक डाउन करता है ताकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो, ठीक है। और अगर इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, अगर इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियाँ होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से टायरामीन को हमारी बॉडी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज की मदद से ब्रेक डाउन कर देती हैं। अगर ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे रखे हैं अगर, तो तब अगर ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसमें याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट से काम करते हैं, इन पर बहुत जल्दी फास्ट टॉलरेंस हो जाती है, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब टायरामीन के अलावा कौन कौन सी ड्रग और आती हैं, एफेड्रीन, स्यूडोएफेड्रीन, ठीक है। इन दोनों को पढ़ते हैं पहले, एफेड्रीन और स्यूडोएफेड्रीन। ये क्या कॉज करती है, ये नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स है। ये क्या है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है। तो अगर आपकी ये नोज़ है, ठीक है, नोज़ में ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, नोज़ में ब्लड वेसल्स हैं, तो क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स कभी कभी इनका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। जो मैं इसको एकदम अच्छे से बनाती हूँ, जैसे ये आपकी नोज़ है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ये स्पेसेस है, यहाँ से एयर अंदर जा रही है, ठीक है। अगर ये ब्लड वेसल्स में कंजेशन हो गया, अगर ये ब्लड वेसल्स आपकी बड़ी हो गई, फैल गई, अगर डायलेट हो गई अगर, ठीक है, तो अब आपकी जो स्पेस होगी वो बहुत कम बचेगी एयर की जाने की। इसको बोलते हैं हम नेज़ल डीकंजेस्टेंट, ठीक है, नेज़ल डीकंजेस्टेंट, सॉरी इसको बोलते हैं कंजेशन, इसको बोलते हैं कंजेशन, ठीक है। जब वेसल्स डायलेट हो जाती है एयर के लिए कोई, इसे बोलते हैं नेज़ल कंजेशन, ठीक है। और जब हम ये ड्रग देते हैं, ये ड्रग वापस से इन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और स्पेस बनाती हैं फॉर एयर टू गो, ठीक है। सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या कराता है, वेसो कंस्ट्रक्शन कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही कराती है। उसके अलावा अब जो ड्रग इसमें बचती हैं वो बचती हैं आपकी एफेटामीन टाइप ड्रग, ठीक है। एफेटामीन टाइप जो ड्रग होती हैं ये CNS में एंट्री होती है इनकी, ठीक है। तो ये CNS में यूज़ होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग है, हाईली एडिक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है। इसको MDMA बोलते हैं, मिथाइलिन डाइऑक्सी मिथ एम्फेटामीन, ठीक है। ये रेव ड्रग है, रेव पार्टीज़, जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं उनमें यूज़ होती है, ठीक है। तो जब ये इतनी भयंकर ड्रग है तो हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इस ड्रग के दो फ़ायदे हैं। तो ये स्लीप कम करती है और ये अटेंशन स्पैन बढ़ाती है। क्या करती है, तो स्लीप कम करती है और अटेंशन स्पैन बढ़ाती है, ठीक है। स्लीप कम करती है तो नार्कोलेप्सी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नार्कोलेप्सी में क्या होता है, स्लीप अटैक्स आते हैं। तो अब ऐसा लगता है नॉर्मल कि कौन सी बड़ी बात है, स्लीप अटैक्स ही तो है, सो जाओ, है ना। बट एक्चुअली में ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इंसान सोचो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला जाता है, उसको स्लीप अटैक का मतलब है कि एकदम से नींद आ जाती है, इंसान खड़ा हुआ है और एकदम से नींद आ गई, ठीक है। तो नार्कोलेप्सी है, उसमें स्लीप अटैक होता है, ठीक है। वही इंक्रीज़ हो गया, अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करता है, तो हम इसको ADHD में यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें ये यूज़ होती है एम्फेटामीन, पर ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है। नार्कोलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस मोडाफिनिल है, नार्कोलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस मोडाफिनिल है, ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइलफेनिडेट है, ठीक है। पहले बिहेवियरल थेरेपी होती थी, बिहेवियरल थेरेपी मतलब पहले बिहेवियरल थेरेपी से सही हो जाता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब ड्रग देनी पड़ती है क्योंकि आपके बच्चे बहुत शैतान हैं, ठीक है। तो अब मिथाइलफेनिडेट ड्रग इसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। डायरेक्ट ये कौन सी ड्रग्स है जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ी, एक तो रीअपटेक इनहिबिटर में हमने कोकेन पढ़ा,
ठीक है। उसके बाद हमने जो डिस्प्लेसमेंट से काम करती हैं, टायरामीन हो गया, एफेड्रीन, सूडोएफेड्रीन और एम्फेटामीन हो गया। ठीक है, ये वाले ड्रग्स पढ़ी हमने। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पे। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होती है ना, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी कैटाकोलामीन और एक होती है आपकी नॉन कैटाकोलामीन। ठीक है, इन दोनों में सिंपल एक ही फ़र्क है। जो कैटाकोलामीन होती है ना, उनमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो कि है ये वाला न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिन ड्रग्स में ये वाला मिल गया आपको न्यूक्लियस, तो वो कैटाकोलामीन है, और नॉन कैटाकोलामीन वो हो गई जिनमें ये न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि ये COMT से मेटाबोलाइज हो जाता है। COMT का मतलब क्या हो गया? कैटाकोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और नॉन कैटाकोलामीन नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है कैटाकोलामीन्स के साथ, एक ही प्रॉब्लम होती है कि ओरली इनफेक्टिव है, ओरली नहीं दे सकते हम इनको। ठीक है, इनको या तो IV देना पड़ेगा डायरेक्ट ब्लड में, पर ओरली नहीं दे सकते हम इनको। ठीक है, तो कैटाकोलामीन और नॉन कैटाकोलामीन, होप कि आपको 2-4 पॉइंट समझ आ गए होंगे। कैटाकोलामीन में आपको क्या याद रखना है? एक तो न्यूक्लियस जो होता है इनका, वो कैटाकोल ही बोलते हैं इस न्यूक्लियस को। ठीक है, मेटाबोलाइज होते हैं कॉम्ट से, विच इज़ कैटाकोलामीन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, या तो फिर कॉम्ट का कोई कुछ और है क्या फुल फॉर्म, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, उसके अलावा ये ओरली इफेक्टिव नहीं होते, तो ओरली नॉट इफेक्टिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ओरली इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है,